ब्रेक्जिट और फेड बैठक के पहले दबाव में ग्लोबल बाजार। डाउ जोन्स %.5 से ज्यादा गिरा। एशियाई बाजारों में भारी कमजोरी और एसजेएक्स निफ्टी 1% से ज्यादा नीचे। आर्थिक मोर्चे पर भी खबरें अच्छी नहीं। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ 0.1% से घटकर -0.8। मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे ज्यादा दबाव। महंगाई की आग और बढ़ेगी। सीएनबीसी आवाज के पोल के मुताबिक रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.5% के पार जाने का अनुमान। आज शाम आएंगे आंकड़े। पावर सेक्टर में बड़ी डील। वेल्सपन एनर्जी के विंड और सोलर एसेट्स को खरीदेगी टाटा पावर। करीब $1.5 अरब में हो सकती है डील। अमेरिकी बाजार में डॉक्टर रेड्डीज बढ़ाएगी दबदबा। फार्मा कंपनी तेवा और एलर्गोन से 8 दवाएं खरीदेंगी। $35 करोड़ में हुई डील। और एविएशन पॉलिसी के प्रस्तावों के चलते एविएशन शेयरों पर दबाव संभव। टिकट कैंसिलेशन पर मिलेगा 15 दिन में रिफंड। फ्लाइट रद्द होने पर 400% तक हर्जाना। और दुनिया भर के बाजारों से बेहद कमजोरी के संकेत, और खासतौर से तब जबकि ग्लोबल मार्केट्स के लिए यह हफ्ता है बेहद अहम। फेड की मीटिंग, साथ ही एमएससीआई की रीबैलेंसिंग और ब्रेक्जिट में अगले हफ्ते होने वाले पूरे घटनाक्रम पर नजर। ऐसे में क्या भारतीय बाजारों में 8,100 का लेवल भी टूटेगा? इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज आपको कमाई के मौके बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप फागले और मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। अनिल, आगे बढ़े इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जिस तरह से संकेत आज मिल रहे हैं, तो ये तो साफ है कि एक बड़ा गैप डाउन हमें मिलेगा। एक्चुअली चिंताएं बढ़ रही है ब्रेक्जिट को लेकर, और ब्रेक्जिट के पहले भी हमारे लिए 2 बड़ी इवेंट्स हैं। भले ही फेड की मीटिंग जो 14 और 15 को होने वाली है, हमें लग रहा है कुछ होगा नहीं, लेकिन कमेंट्री और उससे पहले डेफिनेटली थोड़ा एक कॉशियस वाला माहौल तो होता ही है। दूसरी बात यह कि 15 तारीख को जो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग है, उसमें चाइना के ए शेयर्स को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है कि वो इमर्जिंग मार्केट्स में शामिल होने चाहिए। यानी अगर इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में चीन के ये शेयर शामिल होते हैं तो भारतीय बाजारों के लिए वो नेगेटिव, क्योंकि हमारा वजन कम होगा और हमारे लिए थोड़ी सेलिंग देखनी पड़ सकती है। तो ये 2 बड़े नेगेटिव पहले हैं। और ब्रेक्जिट को लेकर अब एक प्रदीप, ये बात साफ है, अब से लेकर 23 तारीख तक ये तलवार हमेशा लटकी रहेगी कि ब्रिटेन रहेगा जाएगा, रहेगा जाएगा। और ये जब भी आपको सर्वे, पोल, इंडिकेशंस इस तरह के आएंगे कि जाने वाला है, तब तक आप बाजार में चिंता देखेंगे। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वीकेंड पर, वो ये कह रहे हैं कि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकल जाता है तो कम से कम ब्रिटेन में 15% की कमजोरी होगी और बाकी दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में 10% के आस। इस वक्त जो पोल बता रहे हैं, मामला बराबरी का है। अब किस तरफ ऊंट किस करवट बैठता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनफैक्ट आज जो आप एशिया में गिरावट देख रहे हैं, येन में काफी ज्यादा मजबूती आई है जापान के लिए, वो भी एक चिंता की बात है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ होती हुई नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि ग्लोबल मार्केट, करेंसी, इक्विटी में एक अनिश्चितता का माहौल बनता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज एक कमजोर शुरुआत के बाद अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए? उसके बाद सबसे पहला काम तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स को यह करना चाहिए कि पोजीशन हल्की करनी चाहिए। वैसे अगर शुक्रवार को हमारी राय के मुताबिक किया होता तो हमने पहले कहा था कि 8,200 के नीचे बंद हो तो फिर आप अपनी तेजी की पोजीशन खत्म करके जाएं। हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग 8,200 के नीचे की क्लोजिंग काफी खराब है, तो उस लिहाज से कर देनी चाहिए। नहीं किए तो अब आखिरी आपके लिए उम्मीद का जो लेवल दिखता है वो है 8,100 का। 8,100 का लेवल क्यों आखिरी उम्मीद है वो मैं वायदा कारोबार के डेटा में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर 8,100 के नीचे बाजार टिके, बंद होता दिखे, तो फिर तो बिल्कुल भी आपको तेजी की पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। 150-200 पॉइंट की निफ्टी पर जगह नीचे के लिए और खुलती भी नजर आएगी। तो निफ्टी में बिकवाली की राय है 8,200 का स्टॉप लॉस है। 8,100, 8,050 2 लेवल है जो आप टारगेट के तौर पर रखें। और बैंक निफ्टी में मैं पिछले 3 दिनों से लगातार ये कह रहा हूं 18,000 के ऊपर बंद हो तो ही बैंक निफ्टी में नई तेजी करें, तो ही नई तेजी करें, और वो हो नहीं रहा। अब बैंक निफ्टी में क्लियर कट सेल कॉल बनता है 18,050 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,700 दूसरा टारगेट बड़ा एग्रेसिव है, 17,400 का अगर आएगा तो आ भी सकता है। निफ्टी से ज्यादा फिर बैंक निफ्टी में गिरावट होने की संभावनाएं बनती है। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है,
मुझे लगता है ऑटो, बैंक्स, मेटल, कैपिटल गुड्स, ये 4 सेक्टर कमजोरी की तरफ बाजार को लीड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत खरीदारी होनी है तो लॉजिस्टिक शेयरों में हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई और 14-15 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक है, तो उससे पहले थोड़ी बहुत खरीदारी हो सकती है। लेकिन इसमें भी चूंकि पिछले हफ्ते ये शेयर भाग चुके हैं, तो ऊपरी स्तरों पर सावधान रहें, करेक्शन में खरीदें। बिल्कुल, बाजार का माहौल देखते हुए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी सोच समझकर बनानी चाहिए। संदीप, आपकी राय लेना चाहेंगे। आप गुरुवार से ही एक शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में लेके चल रहे हैं, आज आपके लेवल्स के? गुड मॉर्निंग प्रदीप, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक शुक्रवार को हम लोग बात कर रहे थे, मुझे याद है अनिल जी कह रहे थे कि शायद थोड़ी सी हल्की सी ऊपर में ये मूव आए तो बेचना चाहिए, और आई थिंक 60 से 80 पॉइंट का मूव हमको फ्राइडे को मॉर्निंग में मिला था, जो आइडियल बेचने का था। हम गुरुवार से बेचने की सलाह दे रहे हैं। ये थोड़ा सा चॉपीनेस है, लेकिन अभी मुझे लगता है वन वे क्रैक आ जाएगा, और अभी बेचने का टाइम शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब बॉटम में गैप से खुलेगा तो बेचने का मतलब नहीं बनता है। मुझे लगता है 8100, 8050 जो लेवल्स आपने कहे उसके साथ मैं सहमत हूं, और मैं क्लोजली देखूंगा कि वो ब्रेक करते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से वहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए, और अच्छा खासा बाउंस बैक टुवर्ड्स 8150, 8200 शायद आज ना हो, 2-3 दिन में, लेकिन बॉटम 8050 के आसपास कहीं ना कहीं बनना चाहिए। तो 8050 के आसपास आप अपनी मंदी की पोजीशन एक बार काटना चाहेंगे अगर वो लेवल आते हैं तो। लेकिन जाहिर है कि बाजार को ड्राइव तो एफआईआईज का आंकड़ा ही काफी हद तक करता है। अनिल, कैसे देख रहे हैं आप? हम काफी हेजिंग भी होते हुए देख रहे हैं पिछले सेशन में, मुझे लगता है, और डीआईआईज तो क्लियरली नेगेटिव है। प्रदीप, शुक्रवार के आंकड़े बुरे नहीं है, लेकिन मुझे याद है 8 तारीख के आंकड़े देखकर हमने 9 तारीख का जो कमेंट्री की थी उसमें हमने साफ लिखा था कि 8,273 पर निफ्टी बंद हुआ था और 10 लाख शेयर पुट में ऐड हुए थे एफआईज की तरफ से। उस दिन मुझे बड़ी चिंता हुई थी, अचानक से एफआईज ऐसा क्या देख रहे हैं कि पुट खरीद रहे हैं, और उससे पहले दिन 6 लाख, यानी कि 2 दिनों में 16 लाख शेयर पुट के 8,100 के खरीदे। वो आज पता चल रहा है उन्होंने क्यों खरीदे थे। अब ट्रेडर्स को समझ में आएगा। तो इसलिए हम वायदा कारोबार के डेटा जब डिस्कस करते तो उस एफएनओ ट्रेडर्स जो भी ट्रेड करे उसके पीछे कोई लॉजिक है, रीजन है। अब जहां तक आंकड़ों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि शुक्रवार तक के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। एफआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी है, वायदा कारोबार में भी आंकड़े मिले जुले हैं। जहां इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। अच्छा, दोनों में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन दिक्कत यही है कि ये आंकड़े बुरे नहीं है। अगर एफआईएस ने सेलिंग शुरू कर दी होती, वो हल्के हो गए होते, तो आज मुझे चिंता कम होती। अब ये ग्लोबल माहौल को देखकर कौन से एफआईएस नहीं बेचेंगे, जब आप 6,825 का लेवल बजट के दिन देख चुके हैं, वहां से नॉन स्टॉप 8,300 पर आए। तो दिक्कत यही है कि अगर अब ये बेचना शुरू करेंगे तो क्या। तो इसलिए मुझे लगता है आज के डेटा देखना बहुत अहम है, और अगर आज के डेटा एफआईएस के नेगेटिव आते हैं जिसकी संभावना दिखती है, तो फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ओके, तो आज के आंकड़ों पर काफी हद तक हम फोकस रखेंगे, लेकिन किन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए संदीप, आपकी पसंद? स्टॉक स्पेसिफिक ऊपर में मुंह आएगी तो ही सेल ऑन राइस का मैं सलाह दूंगा। मेरा पहला स्टॉक होगा सेल ऑन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो हमने एसटीबीटी के तौर पर फ्राइडे को दिया था। मुझे लगता है आज भी ये बेचा जा सकता है बड़ी पोजिशनल ट्रेड के लिए। 720 का स्टॉप लॉस रखे, 687 का टारगेट होगा। ओके, हमारे एक और एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर भी हमारे साथ है। अविनाश, आपको कहाँ आज मौके दिखते हैं खरीदारी या बिकवाली के? कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर हैं? अनिल जी, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की गिरावट में ये जो पूरा हफ्ता रहेगा वो काफी इवेंटफुल रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक्सिट का इशू काफी इंपॉर्टेंट है, और फ्राइडे को इस कारण ही यूरोपियन मार्केट्स वीक खुले थे। तो ये हफ्ते में हो सकता है कि सेक्टर्स लाइक प्राइवेट बैंक्स, क्लियरली कैपिटल गुड्स, इवन ऑटोज, इसमें बिकवाली होगी। मेरी राय में लॉजिस्टिक्स और प्राइवेट बैंक्स, ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ये हफ्ता होने के बाद होपफुली अच्छा अपसाइड मिल सकता है। तो यहां से मेरी राय रहेगी येस बैंक पे डेफिनेटली दाव लगाने के लिए। काफी अच्छी बैंक है और एफआईआई लिमिट भी यहां पे बढ़ गया है। लॉजिस्टिक में गट्टी, ऑल्दो शेयर काफी बढ़ चुका है, मुझे लग रहा है कि विद इन द लॉजिस्टिक स्पेस ये काफी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे मिल सकता है। तो क्लियरली कोई भी गिरावट आती है तो फ्रॉम अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे डेफिनेटली खरीदना चाहिए। मार्केट्स भले ही गैप डाउन ओपन करे, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, मुझे लग रहा है कि मानसून, फिर मानसून सेशन, ये बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं। और अगर ये ब्रेक्सिट में फाइनली अगर न्यूट्रल कॉल आता है तो जिस तेजी से मार्केट गिरा है उस तेजी से हमको एक रिबाउंड भी देखने को मिलेगा। तो आई वुड प्रेफर टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड। मुझे लग रहा है कि 8,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट शायद वर्स्ट टू वर्स्ट 8,000 में सपोर्ट लेना चाहिए।
ओके तो 8,000 के आसपास बाजार टिक सकता है इस दौरान गिरावट में। यस बैंक और गति, ये दो स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए, गिरावट में खरीदने की रणनीति रखें, यह राय फिलहाल आपके लिए। लेकिन अनिल जी, अगर हम एफएनओ के आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है जो आप कह रहे थे 8,200 के नीचे बंद हो तो मंदी के संकेत, लेकिन 8,200 के नीचे बंद होने की तैयारी में ही लोगों ने काफी 8,200 पे भी राइटिंग कर डाली। हाँ एक्चुअली, और 5 लाख शेयर कॉल्स में वहां पर ऐड होते हुए दिखे हैं। प्रदीप, उससे ज्यादा दिक्कत की बात है 5 लाख शेयरों की कमजोरी आप पचा सकते हैं, लेकिन 66 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 8,100 पर, वो मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात है। और इसीलिए मैंने पहली लाइन आज यही लिखी है कि 8,100 का लेवल अब आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए। उस लेवल के नीचे आप जाएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मंदी की पोजीशन, जैसा आप भी कह रहे हैं संदीप, कि ऊपर आएगा तो मैं करूंगा, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन जब 8,100 के नीचे बाजार टिकता है तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पुट बेचे हैं, 66 लाख शेयरों की पोजीशन खड़ी है, वो कम होती दिखेगी। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स का बिकवाली का दबाव जो बनेगा वो बाजार पर भारी पड़ेगा। तो 8,100 को होल्ड करना या उसके आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे अलग बात हो सकती है, वो बेहद जरूरी है। इसलिए मेरी नजर अब ऊपर तो है ही नहीं, मेरी नजर सिर्फ 8,100 पर है कि मैं 8,100 को होल्ड कर पाता हूं या नहीं, उसके नीचे डर है। दूसरी बात, मैं लगातार 3 दिनों से ये कह रहा हूं कि पुट कॉल रेशियो आपको बता रहा है सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। एक तरफ आपके सामने 8,300 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, पुट कॉल रेशियो 1.14 पर है। दिक्कत की बात यह है कि शुक्रवार को भी पुट कॉल रेशियो में कोई खास कमजोरी हुई नहीं, सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट गिरा। तो ये अब भी ओवरबॉट साइड पर है, न ट्रेडर्स ने अपनी तेजी की पोजीशन कम की है, न एफआईज ने। तो अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं करते हैं, ये अपनी पोजीशन कम करने आते हैं, तो फिर खरीदेगा कौन, ये दूसरी दिक्कत की बात है। जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, कोई ओपन इंटरेस्ट में खास बदलाव नहीं है, थोड़ा थोड़ा पोजीशन कम होता हुआ दिखा है, वो भी बहुत कम, यानी कि लगभग वही की वही पोजीशन बरकरार है। तो ऐसे में अब आपके लिए सिंपल यही रणनीति है, उछाल मिले, अब मिलेगी या नहीं वो पता नहीं, मिले तो बेचिए। 8,200 के ऊपर टिकना बाजार के लिए मुश्किल होगा, और 8,300 तब आपको एवरेस्ट की तरह दिखेगा कि क्या उसके पार निकलेंगे। तो फ्रेश तेजी तो आपको तभी करनी है जब 8,300 को पार कर पाए। वो इस प्रयास में मुश्किल लगता है। 8,100 के नीचे बेहद सावधान होने की जरूरत है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स है उन्होंने अपना स्टॉप लॉस शुक्रवार को ट्रिगर कर दिया है, 8,200 के नीचे नहीं किया है, तो अब 8,100 पर नजर रखें। ओके लेकिन अब वक्त ये जानने का है कि निफ्टी पर 5 बड़े जानकार हमें क्या सलाह दे रहे हैं, आइए देखते हैं। अनुज दीक्षित यूनचन एडवाइजरी के निफ्टी पर बाई कॉल दे रहे हैं, 8,120 पे स्टॉप लॉस, 8,275 के टारगेट रखने की सलाह है। वहीं किरण यादव की राय है बिकवाली की, 8,250 उनका स्टॉप लॉस का लेवल है, 8,120 के लक्ष्य पर वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटेंगे। जय ठक्कर शेर खान के निफ्टी पर सेल कॉल दे रहे हैं, 8,220 पे स्टॉप लॉस, 8,090 के टारगेट आने की गुंजाइश। ओके, और साथ ही पुनीत किन्नरा की राय भी यहां पर जो आती दिख रही है वो बिकवाली की तरफ ही है। पुनीत कह रहे हैं कि बेचे निफ्टी को, 2 टारगेट रखे उन्होंने 8,130 के और दूसरा है 8,100 का। मनीष शर्मा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के सेल कॉल दे रहे हैं, निफ्टी पर स्टॉप लॉस 8,250 और टारगेट 8,100 के। तो 8,100 के करीब एक कंसेंसस टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक बात तो साफ दिख रही है प्रदीप की 5 में से 4 लोग बेचने की राय दे रहे हैं, और जो नीचे की तरफ अहम सपोर्ट दिख रहा है वो 8,100 से लेकर 8,125 की रेंज में, शायद वहीं हम खुलते हुए नजर आए। और ऊपर की तरफ 8,225, 8,250 वो रेंज है जिसके पार जाना होगा निफ्टी के लिए मुश्किल। तो उन लेवल्स पर रखें आप नजर। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोकस होगा हमारा स्टॉक्स पर। कौन से हैं वो 5 दमदार शेयर जहां पर खबरों के दम पर दिखने वाला एक्शन क्या है, खबरें क्या होगा एक्शन, और कैसे ट्रेड करें, आज आप इन तमाम शेयरों को बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और अब वक्त है वो टॉप 5 शेयर जानने का जिनमें खबरों के दम पर आज दिखेगा एक्शन। और सबसे पहले फोर्टिस हेल्थ केयर, एक बुरी खबर आती हुई कंपनी के लिए। स्वास्थ्य सेवाओं के डीजी से इन्हें एक नोटिस मिला है। डीजी ने कहा है कि 503 करोड़ रुपए आप जमा करवाइए, और इसकी वजह अनुचित मुनाफा कमाया है और इसकी रिकवरी के लिए डीएचएस को पैसे भरने होंगे। हालांकि कंपनी डीएचएस के इस आदेश को अदालत में चुनौती जरूर देगी, लेकिन ये एक खबर सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव है। वहीं दूसरा स्टॉक जिस पर नजर होगी वो होंगे यस बैंक और आईआईएफएल, दोनों के लिए अच्छी खबर आती हुई।
FIIs अब यस बैंक में 74% तक निवेश कर सकते हैं और IIFL में FIIs IIFL होल्डिंग में 80% तक निवेश कर सकते हैं। तो दोनों में FIIs के निवेश की सीमा बढ़ने से फायदा मिलने की गुंजाइश है। A to Z इंफ्रा, इस खबर पर, इस स्टॉक पर नजर रखिए। खबर आई है कि नेपाल सरकार से इन्हें 90 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने पिछले हफ्ते इस स्टॉक को रिकमेंड किया और उसके बाद अब अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है, तो स्टॉक्स एक्शन में रह सकता है। अगला स्टॉक होगा जेट एयर, जहां पर बुरी खबर आ रही है। एविएशन पॉलिसी में प्रस्ताव कैंसिलेशन की रकम को बेसिक फेयर से ज्यादा नहीं रखने का आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कैंसिलेशन चार्जेस घटाने पड़ेंगे इन तमाम कंपनीज को और उसके चलते इनकी आमदनी कम होगी। इसके साथ ही साथ रिफंड कैश या क्रेडिट में लेने के अधिकार अब यात्री के हाथ में होंगे, तो कुछ और नियम भी कड़े किए जा रहे हैं। वहीं एविएशन कंपनियों के साथ विमानन मंत्रालय ने बातचीत की है, ऐसी जानकारी मिली है। तो किराए रेगुलेट नहीं हो रहे, एक कैप नहीं लगाई जा रही जैसी की बात हुई थी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से प्राइसिंग की समीक्षा की गई है और काफी हद तक रोक लगाने की कोशिश है, जहां भी जरूरत से ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं एयरलाइंस, ऐसा सरकार को लगता है, वो खबर नेगेटिव ही होगी। डॉक्टर रेड्डीज, एक खबर इसके लिए पॉजिटिव समझी जा सकती है और वो ये कि अमेरिका में टेवा का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अधिग्रहण करने की ये बात कर रही है। और दूसरी बात है कि 8 ANDA जो ड्रग एप्लीकेशन है उसके लिए टेवा और एलेजन के साथ डॉक्टर रेड्डीज ने करार किया है। $35 करोड़ डॉक्टर रेड्डीज इस पर निवेश करने वाली है। ये एक खबर है जिसके दम पर आज एक्शन दिख सकता है इस शेयर में। एक्सपर्ट हमारे साथ है अविनाश गोरखकर और संदीप वागले साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक्स पर। आए लो उससे पहले वागले साहब, एक बार मैं सोच रहा हूं कि बैंक निफ्टी पर भी आपसे फटाफट लेवल ले ही लिया है। क्या अब तक तो वैसे मेरे ख्याल से निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा था, लेकिन क्या कमजोरी होगी तो बैंक निफ्टी में ज्यादा हो सकती है? कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स को और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? अनिल जी, ये बात आपकी सही है कि बैंक निफ्टी एक शेड या शायद उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। वीकनेस मुझे बैंक निफ्टी में दिखाई नहीं दे रहा है जो निफ्टी में हमको दिख रहा था। लेकिन ऐसे टाइम पे जब निफ्टी अगर 70 पॉइंट नीचे खुलेगा तो बैंक निफ्टी ऑल्सो विल नॉट बी स्पेयर्ड, बट बैंक निफ्टी विल नॉट लीड द फॉल, मुझे ऐसा लगता है। 17,600 18,000 ये रेंज है। नीचे में अगर बाउंस बैक होता है मार्केट्स में तो आई थिंक बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए फॉर अ स्मॉलर बाउंस बैक। तो हेजिंग कर लें, निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी दैट ऑल्सो कैन बी डन, बट बैंक निफ्टी में मुझे वीकनेस फिलहाल तो नहीं दिख रही है। आप जो बोल रहे शायद फॉलो करेगा, मुझे नहीं लगता है। बैंक निफ्टी विल बी वन शेड स्ट्रॉन्गर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डे और 2 एक आध हफ्ते के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से खबरें आ रही हैं, हमने देखा IIP कमजोर आया और आज CPI के आंकड़े बढ़ के आएंगे, तो ये संकेत तो अविनाश बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छे नहीं है, इनफैक्ट कमजोरी बढ़नी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली इनफैक्ट जो नंबर्स आ गए वीकेंड पे IIP के वो काफी डिसअपॉइंटिंग थे प्रदीप। इनफैक्ट ओवरऑल कंसेंसस पॉजिटिव था, 1 to 1.3% का नेगेटिव ग्रोथ आया है। और मोर इम्पोर्टेंटली CPI का आंकड़ा पहले भी बढ़ चुका है। अगर वापस थोड़ा सा एलिवेटेड नंबर आ जाता है तो डेफिनेटली ये बैंकिंग और जो भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है इनके लिए डेफिनेटली इट विल बी अ वीक डे फॉर द मार्केट्स। मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर गिरावट ज्यादा आती है तो ज्यादातर PSU बैंकों में ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ही एसेट क्वालिटी इश्यूज अभी भी कायम है। तो वन शुड वेट एंड वॉच। ओके, तो बेचना है तो सरकारी बैंक बेचे। यस बैंक तो आप खरीदने की राय दे ही रहे थे। यस बैंक के चार्ट देखिए, क्योंकि खबर एक और जो प्रदीप ने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि FIs की निवेश की सीमा 74% बढ़ाने की जो अर्जी दी थी इन्होंने FIPB पर, इस वीकेंड पर FIPB की बैठक हुई थी, तो यस बैंक के लिए वो अर्जी मंजूर कर ली गई। यानी कि अब यस बैंक में विदेशी निवेशक 74% तक निवेश कर सकते हैं। खबर पॉजिटिव है, हालांकि बाजार को अंदाजा था कि ये फॉर्मेलिटी वाली बातें होना ही है, हो गया है। अब इस गिरते हुए बाजार में यस बैंक खरीदेंगे आप? अगर खरीदना है तो यस बैंक विल बी एन आउट परफॉर्मर। मैं अविनाश से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर नीचे तो खुलेगा ऑब्वियसली ये मार्केट में, लेकिन वहां से और नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, तो इन दैट सेंस मैं खरीदने की सलाह दूंगा बिल्कुल। और IIFL अविनाश? IIFL मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे भी FI का निवेश बढ़ा है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कोई भी गिरावट हो प्रदीप तो आई वुड बी अ बायर।
क्लियरली मार्केट सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबरें आने के बाद भी हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे खुले, लेकिन क्लियरली डिप में खरीदना चाहिए। और मुझे लग रहा है एनबीएफसी स्पेस में हमने काफी एक्शन देखा है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली अगर हम इस वीक के डेवलपमेंट्स को थोड़ा इग्नोर करें और बाकी आगे की स्ट्रेटेजी देखें, तो मुझे लग रहा है आईएफएल कैन डेफिनेटली गिव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, ये ए टू जेड इंफ्रा के चार्ट्स देखिए जरा आप, क्या मौका बनता है खरीदारी करने का? पिछले हफ्ते के बाद से चार्ट्स में कहीं कुछ एक्शन शुरू हुआ है क्या प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से संदीप जी? क्योंकि 90 करोड़ का नेपाल का ऑर्डर एक मिला है, मुझे याद आ रहा है, पता नहीं शायद ये मैंने खबर पहले भी सुनी थी, लेकिन अब फाइनली एक आई है ये खबर कि 90 करोड़ का ऑर्डर मिला है। चार्ट्स पर कहीं कोई मजबूती के संकेत है या दूर है? अनिल जी, एक्चुअली मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूं, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा। और अविनाश, आपने शुरू किया है क्या इसे ट्रैक करना, या तो पहले करते थे अब बंद कर दिया? आई थिंक अनिल जी ये पहले ट्रैक करते थे, अभी एक्टिवली ट्रैक नहीं करते। ओके, कुछ और स्टॉक्स पर आगे लेंगे राय अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स की। फिलहाल एक छोटा सा स्वागत है आपका एक बार फिर। तकरीबन 500 पॉइंट नीचे हैंग सेंग इस वक्त ट्रेड करते हुए एशियन मार्केट्स पे दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ खास खबरों पे नजर डालें। लुपिन के लिए मुश्किलें कम होती जा रही हैं। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के एमडी नीलेश गुप्ता ने बताया कि लुपिन के मंडीदीप और औरंगाबाद प्लांट को यूएस एफडीए से हरी झंडी मिल गई है। साथ ही कंपनी की सीईओ विनीता गुप्ता ने आने वाले दिनों में 30% से ज्यादा मार्जिन बढ़ने की उम्मीद जताई है। Over the last 6 months, there was actually a concern on 3 sides, right? And we knew that the concern was overhyped, at least on 2 of them, and we've been able to settle that. So we got EIRs. Mandideep and Aurangabad are clear, and those are closed. And for people who don't understand what an EIR means, it's essentially saying that it's an all clear from the US FDA. It's a closure of the inspection, and that yes, the site is fine. Still to get to $5 billion in revenues. That is truly the aspiration, but with all the investments that we have made so far as an organization, both organic as well as acquisitions in the last couple of years, and the changes in the marketplace that we have experienced with all the customer consolidation that's going on in the industry, when we look at the realities of the market, we believe based on the current investments, we have visibility to $3.5 billion. तो लुपिन के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद। अविनाश, खरीदेंगे आप इस लेवल पर? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि फार्मा स्पेस में एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि दिक्कतें शायद थोड़ी और बढ़ेगी। मैं शायद थोड़ा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि लुपिन के बारे में हम अगर कहें तो मार्केट्स ये बात पे चिंता कर रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY17 में अर्निंग्स ग्रोथ के लिए डेफिनेटली थोड़ी बहुत कटौती का स्कोप है, तो बेटर टू वेट एंड वॉच। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक फंडामेंटली भी मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू लेट अस से अदर फार्मा शेयर्स यहाँ पे थोड़ी और दिक्कतें हो सकती है, तो बेटर टू वेट एंड वॉच। चूंकि स्टॉक में लोगों ने काफी नुकसान उठाया है, संदीप, चार्ट्स क्या कहते हैं? प्रदीप, मुझे 1450 ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है ऊपर में। करंटली 1437 कुछ चल रहा है। डाउन साइड 1400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो मैं खरीदना भी चाहूंगा तो थोड़ा सा एज एन इन्वेस्टर विद 3 to 6 months पर्सपेक्टिव 1400 1380 ये रेंज में खरीदना चाहूंगा, नॉट एट 1440। खरीदना नहीं है। 1450 के ऊपर निकलेगा तो ही मजबूती दिखाएगा। तब अगर आज ये सुबह सुबह निकल गया तो हम फिर से पूछ लेंगे संदीप से उसी वक्त कि भाई अब 1450 के ऊपर गया है, खरीद लें या ना खरीदें। तो इंतजार करें मार्केट की ओपनिंग का। फिलहाल वायदा कारोबार की रणनीति लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड गौरव बिस्सा। गौरव, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताइए, डेटा देखकर 8100 पर रुक जाएगा या उसके भी नीचे जाएगा निफ्टी? गुड मॉर्निंग। देखिए, इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि काफी चांसेस है कि आपको एक बार 8100 के नीचे स्पॉट ज्यादा दिखेगा। जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हम लोग क्लोजिंग देंगे या फिर सस्टेन ट्रेडिंग 8100 के नीचे होगी, उसके चांसेस फिलहाल थोड़े स्लिम लग रहे हैं, क्योंकि 8100 और 8000 के फुट में काफी अच्छा एक एडिशन है। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो मोरलेस सिमिलर OI पैटर्न वहां पे है, OI कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है, तो वी शुड नॉट बी क्लोजिंग बिलो 8100। बट अगर 8100 नीचे क्लोजिंग अगर आती है तो एक बार वापस 8000 रिटेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाएंगी। ओके, तो 8100 उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा आज के दिन। वहीं हमने लुपिन की तो बात की, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज चूंकि आज खबरों में है विनाश और उस पर ज्यादा करीब से नजर होगी, क्या इस खबर के चलते मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ जा सकता है ये स्टॉक?
प्रदीप, मैं समझता हूं कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो शायद फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर ऑफ FY17 में आएगा। और स्टॉक ने क्लियरली हमने देखा था कि Q4 के रिजल्ट्स में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट ऑफ वेनेजुएला का होने के कारण प्रॉफिट्स में दबाव हो गया था, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट अच्छी आई है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज फ्लो और थोड़ा सा इम्पैक्ट पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी पिट चुका है। ये तमाम फार्मा स्टॉक्स चार्ट्स पर सेल ऑन राइज है क्या? फिर लुपिन की तरह डॉक्टर भी अगर आज ये अच्छी खबर के दम पर ऊपर आएगा तो आप बेचेंगे? नहीं, मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी यहां से बाउंस बैक दे सकता है। अगर 3090 के ऊपर रहता है तो ये 3150 3180 के आसपास जा सकता है, तो मैं वहां पर बेचने की सोचूंगा। या तो फिर 3050 जो फ्राइडे का लो है अनिल जी, उसको ब्रेक करने दीजिए, तो वहां से आपको 3-4% का डाउन साइड मिल सकता है। ओके, फोर्टिस हेल्थकेयर जिस तरह से इसके लिए भी बुरी खबर है, अगर इस पर दबाव दिखाई देगा, क्या खास लेवल आप देखते हैं संदीप? प्रदीप, एक्चुअली चार्ट्स में मुझे कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है इन दैट सेंस। खबर के हिसाब से नीचे ओपन होगा, मुझे नहीं लगता है 160 ब्रेक होगा। 160 162 का बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है जो होल्ड करना चाहिए। ऑन द अपसाइड 172 174 ये कैप बनेगा, तो ये 160 170 172 के रेंज में थोड़ी सी टाइम स्पेंड करेगा। और आज अगर नीचे खुलता है तो मैं डेफिनेटली बेचने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, फिलहाल वेट करेंगे, बेचने की सलाह नहीं है। 160 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर कमजोर खुला तो भी शायद उसके नीचे न जाए। फोर्टिस पर नजर रखिए, लेकिन नजर बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयरों पर रखना चाहता हूं मैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। गौरव, क्या राय है आपकी? बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स आपने निकाले आज? देखिए, बैंक निफ्टी भी 18,000 में कॉल ऑप्शन में काफी कंसंट्रेशन हो रहा है और उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो उसी को स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं। 17,450 17,350 के करीब एक बार लेवल्स आ सकते हैं, वहीं पे उसका इमीडिएट सपोर्ट है। वो अगर टूट जाएगा तो आपको 17,000 या थोड़ा सा 17,000 के नीचे भी जाते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, तो एक लेवल आपके लिए, लेकिन 17,000 मैंने सही, गौरव मैंने सही सुना, 17,000 का लेवल बोल रहे हैं आप बैंक निफ्टी पर? 450 के नीचे आई थिंक 17,450 17,350 जो जोन है, यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग फिर से बीच में एक बार आई थी, तो वो एक महत्वपूर्ण लेवल है। वो टूट गया तो फिर शायद 17,000 भी आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो फिलहाल इमीडिएट टारगेट गौरव 17,450 का दे रहे हैं, लेकिन इस रेंज के नीचे अगर सुनते ही मुझे एकदम थोड़ा सा झटका सा लगा। मैंने कहा 17,000 वन साइड 1,000 पॉइंट की मंदी। बिल्कुल देखना होगा कि आज मार्केट को एक रिलीफ मिलती है या नहीं शुरुआती गिरावट के बाद, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। SGX फिलहाल नुकसान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, और जैसे कि हम देख रहे हैं अब हैंगसेंग करीब 510 पॉइंट के आसपास, निकेई देखिए तो 430 पॉइंट टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे बाजारों में गिरावट काफी जबरदस्त देखी गई है। ताइवान 165 नीचे, शंघाई के बाजार अलग चाल चलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन निकेई का तो जो आप कह रहे थे कि ये मजबूत हुआ है, उस वजह से गिरना समझ में आता, लेकिन हांगकांग जिस तरह से गिर रहा है वो मुझे लगता है हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात है कि 2.5% 500 हांगकांग का गिरना, ये थोड़ा सा संकेत अच्छा नहीं है। तो अगर हम 1% के आसपास की गिरावट से भी बच जाए, उतना ही गिरे, तब भी हाल उतना बुरा नहीं समझा जाएगा। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, वो है जेट एयरवेज। ये बताएं गौरव कि क्या शॉर्ट करने का मौका दिखता है इस स्टॉक को, क्योंकि खबरें आ रही कि सरकार वो नियम बना सकती है जिसमें ये कैंसिलेशन चार्जेस आजकल कुछ भी लेते हैं। सरकार का ये कहना है कि अब आप कैंसिलेशन चार्ज उतना ही लीजिए जितना बेस फेयर ले रहे हैं, क्योंकि बेस फेयर के साथ टैक्स मिला के देखें तो टिकट का अमाउंट बड़ा हो जाता है। अगर कैपिंग होगी तो ये नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। जेट एयरवेज शॉर्ट कैंडिडेट दिखता है, या फिर अब क्रूड थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है तो इंतजार करें, क्या करेंगे आप? देखिए, जेट में काफी हमने मंदी की है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर बोलना, आकलन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर कितना गिरेगा और शायद टेम्पररी रिएक्शन वाला हो। मैं 555 या 550 की मुझे सलाह दूंगा सेल करने की। उस सूरत हाल में आपको ये 525 तक भी लेवल एक बार दिखा सकता है, और तब आपका इसमें 562 का आपका स्टॉप लॉस होगा। यहां से मैं सेलिंग की सलाह दूंगा। थोड़ा अगर डिप अगर आता है तो राधा मैं बाइंग की सलाह दूंगा। ऑप्शंस आप ले लीजिए, थोड़ा सेफ भी रहेगा, तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल्स पे सेल की सलाह नहीं दूंगा मैं। अविनाश, कितना असर पड़ सकता है कंपनीज के मुनाफे पे?
मुझे लग रहा है कि कैंसलेशन चार्जेस अगर कम होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदीप इतना सिग्निफिकेंट ना हो, क्योंकि इतना कैंसलेशन नॉर्मली जितना भी परसेंटेज आता है उससे अर्निंग्स ड्राइव नहीं होती। ये तो क्लियरली एक नॉर्मल रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा और स्पर्ट आता है और एटीएफ के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो ये काफी नेगेटिव सरप्राइजेस जेट के लिए होंगे, ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर के लिए होंगे। और आने वाली जो एयरलाइन पॉलिसी है वहां पे आई थिंक सबकी नजर रहेंगी कि कैसा रूल आगे आता है, क्योंकि आई थिंक क्लियरली जो भी बड़े एयरलाइंस है जैसे जेट है, स्पाइस है, मुझे लग रहा है कि दैट विल बी अ बिगर फैक्टर विच विल ड्राइव द शेयर प्राइसेस आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। ये डेवलपमेंट से मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी सेलिंग जेट में शायद देखने को मिले। तो बड़ी सेलिंग नहीं है। और वैसे भी देखें तो 100 रुपए अपने ऊपरी स्टोर से मेरे ख्याल से 650-60 का भाव चलता था इस स्टॉक का। महीने भर का चार्ट देखिए आपको अंदाजा लग जाएगा। तो एक महीने में ही काफी तेजी से गिरा है ये स्टॉक एक्चुअली। तो करेक्शन काफी कुछ हो चुका है। एक महीने का चार्ट आपके सामने लाते हैं, उससे अंदाजा लग जाएगा कितनी कमजोरी पिछले महीने भर में 10% से ज्यादा की, जहां तक मेरा अंदाजा, जी हाँ 13% के आसपास की कमजोरी हुई। तो 565-70 के आसपास ये करेक्ट हुआ है। तो 100 रुपए तो करेक्ट हो चुका है। तो अब शायद ज्यादा नहीं गिरे, 550 के आसपास सपोर्ट लिया है। देखते हैं वो सपोर्ट होल्ड हो पाता है या नहीं। लेकिन थायरोकेयर ये एक और स्टॉक है जो पहली बार लिस्टिंग के बाद नतीजे पेश करता हुआ दिखा है। नतीजे ठीक दिख रहे हैं, हालांकि मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 15% ही बढ़ा है, लेकिन मुनाफा के अलावा बाकी जो आंकड़े हैं वो मजबूत दिख रहे हैं। और ये आंकड़े पूरे साल भर के हैं। रेवेन्यू में 32% की ग्रोथ है, ईबिटा 30% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम हुए, आधा पौन % कम हुए। इन नंबर्स और इस भाव पर दोनों कॉम्बिनेशन में अविनाश फंडामेंटल राय क्या है थायरोकेयर के लिए? आई थिंक अनिल जी क्लियरली अगर इबिटा ग्रोथ 30% है, टॉप लाइन ग्रोथ 32% है, तो मार्जिन में डेफिनेटली थोड़ा बहुत फॉल है। बट अगर हम ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ देखें, बिजनेस मॉडल देखें, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट आती है तो इसको खरीदना चाहिए। हालांकि ये कंपनी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज में छाई है, बट जिस प्रकार का, इसीलिए मैं पूछ रहा था जो ये हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी हुई, जो एक डॉक्टर कह रहे थे कि आप कट देते हैं, हमने मैनेजमेंट से बात की, बोले हम कट नहीं देते, हमने तो ऊपर कैप कर दिया है, इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे में मार्जिन पर तो दबाव बनेगा। तो अगर इतने महंगे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मार्जिन अगर मेंटेन नहीं होंगे तो नहीं, मार्जिन अगर लगातार कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर दबाव आता है अनिल, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज है। क्योंकि ऑब्वियसली इस कंपनी को जिस प्रकार से आईपीओ का रिस्पांस मिला है, फर्स्ट डे लिस्टिंग हुई है, मेरे ख्याल से उम्मीद ऐसी है कि डेफिनेटली टॉप लाइन एज वेल एज इबिटा मार्जिन इंप्रूव हो। तो डेफिनेटली क्लोजली वॉच करना चाहिए। ये इनका पहला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक, हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि वो कैप रख रहे हैं, बट ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ काफी बढ़िया है। तो आई वुड नॉट रूल आउट कि भाई दिस रीजन फॉर गिविंग अ सेल ऑन द स्टॉक। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंपनी अच्छी करनी चाहिए। तो ये इनफैक्ट इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर आप पिछले 5 साल भी देखें तो करीब 3 साल में आमदनी डबल हो रही है, लेकिन मुनाफा 4 से 5 साल में डबल हो रहा है। तो मुनाफा बढ़ने की रफ्तार कमी है और मार्जिन पे लगातार एक दबाव बना हुआ है, क्योंकि ये वॉल्यूम गेम नहीं है। और मैनेजमेंट ने ये साफ किया है कि उनका इंटरेस्ट भी वॉल्यूम में है। बिल्कुल। तो शायद वैल्यूएशन उस लिहाज से आपको दिखे महंगे, लेकिन आपको ट्रेडिंग के मौके कहां मिल सकते हैं, वो भी आज के सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स संदीप वागले साहब की और साथ ही गौरव बिस्ता की हम बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं अविनाश गोरक्षकर, संदीप वागले और गौरव बिस्सा। हांगकांग के बाजार स्पीड करीब 520 पॉइंट नीचे दिखाई दिए। जब मैंने अंतिम बार नजर डाली तो यहाँ पर गिरावट धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 532 हो चुका है इनफैक्ट अब। तो हर बार जब हम देखते हैं हैंगसेंग को तो थोड़ा और नीचे नजर आता है। हालांकि 70 से 80 पॉइंट के नुकसान के साथ एसजीएक्स लगातार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप देखें तो 72 पॉइंट का नुकसान है। तो यहाँ पे हम दिन के लोज बनते हुए नहीं देख रहे हैं। जिस तरह से हांगकांग में बिकवाली हो रही है, देखना होगा हमारे मार्केट खोलने के बाद क्या तस्वीर निकल कर आती है। कुछ स्टॉक्स जिन पर नजर होगी, खासतौर पे यूवी ग्रुप के स्टॉक्स पर, क्योंकि जिस तरह से खबरें मिल रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विजय माल्या और यूवी होल्डिंग की कई प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। इसका इम्पैक्ट संदीप आपको लगता है इस ग्रुप के स्टॉक्स पर कोई खास शेयर जिस पर नजर रखनी चाहिए? पैटर्न में कुछ क्लियर नहीं है प्रदीप। आप अगर यूवी होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा साइडवेज लगता है, तो ना कि पॉजिटिव ना कि निगेटिव, ऐसा मैं मानूंगा। अविनाश आपका कोई व्यू है यहाँ पे?
नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी इस बात को लेके क्लियर है कि मलिया निकलने के बाद इनफैक्ट आगे का रास्ता काफी स्मूथ होगा। इनफैक्ट ट्विटर पे मैंने मलिया साहब का कमेंट देखा है जो उन्होंने कहा है कि अभी बैंकों को पैसा देने में और दिक्कतें होंगी। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल काफी दिक्कतें बढ़ेंगी ये पीएसयू बैंकों के लिए, क्योंकि उनका पैसा अभी काफी अटका है। तो पीएसयू बैंकों के लिए इट विल बी अ बिग चैलेंज। मुझे लग रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर तो डेफिनेटली अभी एवरीबडी इज लुकिंग एट अ एमएनसी काइंड ऑफ बिजनेस, तो क्लियरली इससे यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पीएसयू बैंक्स के लिए जहां पे इनका बड़ा एक्सपोजर है वहां पे शायद दिक्कतें थोड़ा सा और टाइम ले सकती है। तो थोड़ा सा बैंक्स पर भी नजर रखना होगा। एक और स्टॉक मैं देखा हूं जहां पर एक्शन होता दिख रहा है वो है टाटा पावर का। टाटा पावर ने वेल्सपन ग्रुप का 1140 मेगावाट का एक प्लांट खरीदने की वो डील की है और ये डील है 10,000 करोड़ रुपए, काफी बड़ी डील है। तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस और अब ये वेल्सपन एनर्जी एग्जैक्टली इस ग्रुप की किस कंपनी में आती है, लेकिन चूंकि वेल्सपन एंटरप्राइजेस होल्डिंग कंपनी, तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस के चार्ट्स देखिए और साथ ही टाटा पावर के, दोनों में से कहीं कोई ट्रेड करने का मौका दिखता है खरीदारी करने के लिहाज से? अनिल जी, टाटा पावर में मेरा व्यू पॉजिटिव है। लगभग 90 तक जाना चाहिए अगले 1 या 2 महीने में। तो मैं यहां से लगभग 20-25% की अपसाइड देख रहा हूं और मुझे नहीं लगता 5% से नीचे आएगा। वेल्सपन एंटरप्राइजेस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 65 का बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, करंटली 61-62 पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर 65-66 निकल के आता है विथ वॉल्यूम्स तो पूरा एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा, तो ये स्टॉक 80-82 तक जा सकता है। तो 66 ब्रेक होने के बाद ही हम सोचेंगे। ओके, आज के ट्रेड में संदीप, लेकिन आपकी पसंद के स्टॉक्स पर अगर बात करें, अगली पिक क्या होगी आपकी? ये ऐसा मार्केट है, मुझे लगता है वीक तो खुलेगा लेकिन बाउंस बैक हो सकता है। वहां पे बेचना आपको इतना सेंस नहीं बनता है, तो मैं दोनों तरफ के कॉल्स दूंगा। मुझे सन टीवी में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है जिस तरह से वो फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो अगर नीचे में मिलता है तो मैं 363 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 390-392 जो अगले एक आध हफ्ते में आ सकता है। ओके, लेकिन एक स्टॉक में देखता हूं आजकल वो बहुत क्लियर ट्रेड हो गया कि जब भी आपको ग्लोबल मार्केट खराब होते दिखे तो टाटा मोटर्स शॉर्ट कर दीजिए। ये ट्रेड है या फिर वाकई में चार्ट्स पे जिस तरह से शुक्रवार को ये 470 से 455 तक मेरे ख्याल से करेक्ट हुआ तो अब नीचे के संकेत दे रहा है? अनिल जी, अगर आपको याद होगा जब टाटा मोटर्स ने 420 ब्रेक किया था और वो सीधा 460 तक चला गया, तभी मैंने बोला था वो 440-430 में लेना चाहिए। और मैं 550 का टारगेट बोल रहा हूं जो अगले 3-4-5 महीने में आ सकता है, तो उसको मैं मेंटेन करता हूं। लेकिन आज और कल में अगर आपको 3-4% ट्रेडिंग डाउनसाइड मिलता है तो उसके लिए मैं बेचूंगा। 465 का टारगेट स्टॉप लॉस होगा, 447 का टारगेट होगा, बट नियर 430 बाइंग अपॉर्चुनिटी एज अ पोजीशन ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर डेफिनेटली है। तो दोनों मिक्स ना करें। ठीक बात है। तो अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो नीचे में खरीदना है, आजकल के लिए ट्रेड करें तो 470 जब तक क्रॉस ना, इनफैक्ट 465 का स्टॉप लॉस दिया है संदीप जी ने, तो वो एक है। एक कैश मार्केट का स्टॉक और आपने दिया है खरीदारी करने के लिए एमएमटीसी, और पिछला वाला स्टॉक जो मुझे याद है वो जिंदल ड्रिलिंग था। एक बार पहले जिंदल ड्रिलिंग का चार्ट देखते हैं। प्रदीप, पिछले हफ्ते संदीप ने कहा था सुबह सुबह की खरीदी है, एक आध दिन तो सुस्त रहा शेयर और उसके बाद जो भागा पिछले हफ्ते में, मेरे ख्याल से हफ्ते भर का चार्ट जिंदल ड्रिलिंग, शुक्रवार का छोड़ दीजिए, पूरे हफ्ते का देखिए तो आपको अंदाज लगेगा कि स्टॉक में कैसी तेजी दिखाई थी। सिर्फ 15%। एमएमटीसी कितना बढ़ेगा ये बताइए? तब मार्केट अलग था अब मार्केट अलग है, लेकिन अनिल जी इसके वीकली पैटर्न्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो मुझे ये मार्केट में भी मुझे नहीं लगता है 40 के नीचे जाएगा। और थोड़ा सा टाइम अगर मार्केट स्टेबलाइज होता है, बाउंस बैक आता है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट्स वन वे तो गिरते नहीं है, सही है। तो मुझे लगता है ये 55 तक व्यू बनता है जो कि 30-35% अपसाइड है। तो 42 के स्टॉप लॉस से 2-3 हफ्ते का व्यू लेकर, एक आध महीने का व्यू लेकर 55 के टारगेट के लिए मैं प्ले करूंगा। पिछले हफ्ते भी हमने दरअसल एमएमटीसी, एसटीसी, हिंद कॉपर, इन तमाम सरकारी कंपनियों में उछाल देखा था, क्योंकि कहीं न कहीं उम्मीद है कि एनएमडीसी और मॉयल के बाद अब दूसरी कंपनियां भी बाई बैक कर सकती हैं। तो वो खबर भी है जो कि इन सारे सरकारी कंपनियों को फिलहाल आगे बढ़ा रही है, तो उस पर भी आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। वक्त है फिलहाल एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का, आगे कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे राय। हमारे
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर, संदीप वागले और साथ ही गौरव बिस्सा भी। लेकिन अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं हमारे साथ कुणाल सरावगी भी, इक्विटी रेश के सीईओ, और कुणाल के लेते हैं बेहतरीन पिक्स। कुणाल ने इंटरेस्टिंग बात है कि आज के कमजोर बाजार में 2 स्टॉक चुने हैं खरीदारी करने के लिए। पहला है HPCL और दूसरा एक कैश मार्केट का स्टॉक बलरामपुर चीनी। कुणाल बताइए क्यों पसंद है आपको, क्या टारगेट्स हैं आपके इन दोनों शेयरों के लिए? देखिए अनिल जी, पहले बात करें हिंद पेट्रो की, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार आउट परफॉर्म करती आई हैं। अभी भी मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखा गया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत आसानी से आपको 940, 950 के स्तर आते हुए दिखेंगे। तो हिंद पेट्रो में डेफिनेटली मेरी खरीद की राय है। और साथ ही खरीद की राय है बलरामपुर चीनी पे। अब देखिए पूरे शुगर स्पेस में हमने फ्राइडे को एक बहुत अच्छा मूव आते हुए देखा, लगभग हर स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन स्टॉक मेरी राय में है वो बलरामपुर चीनी है। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है। यहां पर एक स्टॉप लॉस 120 पर रखें तो मुझे लगता है 130 आने में कोई खास वक्त नहीं लगेगा। ओके, तो ये स्टॉक जहां पर आपको फिलहाल कुणाल की ओर से कॉल मिल रहा है, बलरामपुर चीनी पे एक तेजी का कॉल आता हुआ, और साथ ही HPCL, 2 स्टॉक्स जिन पर कुणाल की नजर है। गौरव, आपके पिक्स में हेवल्स मुझे दिखाई दे रहा है, यहां पर आप मंदी की राय दे रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था, थोड़े बहुत ट्रेडिंग शॉर्ट्स हो चुके हैं। 360 के यहाँ पे आता है तो थोड़े बहुत प्रेशर कैश मार्केट्स में भी आ रहा है, ऑप्शन में भी राइटिंग हो रही है, कॉल ऑप्शन वगैरह में, तो संकेत जो है थोड़े वीक है। 355 के नीचे अगर ट्रेड करता रहा तो आपको ये 340 के एक बार नीचे टूटता हुआ देखने मिल सकता है, 332, 335 भी आ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स होंगे 342 के स्टॉप लॉस सेल कर सकते हैं। ओके, ये राय है हेवल्स के फ्यूचर्स पर शॉर्ट करने की। शॉर्ट साइड पर आप यहां पर मौका ढूंढ सकते हैं। मारुति भी यहां पर कमजोर दिख रहा है गौरव को। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर जो अविनाश आपसे राय लेना चाहता हूं कि अब बाबा रामदेव वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी बेचना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं हम डेयरी प्रोडक्ट्स के कारोबार में भी उतरेंगे। तो क्या क्वालिटी डेयरी या फिर प्रभात डेयरी या फिर गोदरेज इंडस्ट्री जो डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार करते हैं पहले से, उनके शेयर होल्डर्स को डरना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात तो अनिल जी वक्त ही बताएगा, क्योंकि वो इतने प्रोडक्ट्स में अभी प्रेजेंट है और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की उनकी जो स्पीड है, मुझे लग रहा है कि क्लियरली मार्केट ऑब्जर्वर यही देखेंगे कि हर प्रोडक्ट में फोकस और मार्केट डोमिनेंस वो कितना जल्दी अचीव करते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को इतना जल्दी हिलाना ऑन प्राइस एंड क्वालिटी वो काफी चैलेंजिंग बात रहेगी। तो इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। मुझे नहीं लग रहा है कि ये खबर से कोई इमीडिएट इंपैक्ट आएगा, बट मे बी 1-2 क्वार्टर्स के बाद मार्केट्स में प्रोडक्ट्स आएंगे, प्राइसिंग देखी जाएगी, उसके बाद ही आई थिंक वन कैन टेक अ कॉल कि क्लियरली कोई प्रॉपर पोजिशनिंग उन्होंने की है कि नहीं। तो फिलहाल इंतजार करें, देखें कि इनके डेयरी प्रोडक्ट्स कितने सक्सेसफुल होते हैं, फिर देखेंगे खरीदना है बेचना है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। शुरुआत होने वाली है प्री ओपनिंग सेशन के, लेकिन उससे पहले एशियाई बाजारों में जबरदस्त दबाव, SGX निफ्टी अच्छी कमजोरी के साथ अब रुपए की चाल पर रखेंगे नजर, क्या वहां पर कमजोरी बढ़ने वाली, क्योंकि हमने शुक्रवार को 66-76 पर क्लोजिंग होते हुए देखी थी। तो पूरा एक्शन वहां शिफ्ट होगा, लेकिन साथ ही लेकर आएंगे आपके पसंदीदा स्टॉक 2020 का अपडेट होगा। ये सब कुछ एक्शन पहला सौदा में एक छोटे से ब्रेक के बाद।